हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम एक टॉपिक के लिए आए हैं यहाँ पे। अब टॉपिक मैंने कहा तो टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो है इलेक्शंस को लेकर के। और जैसे ही मैंने कहा इलेक्शंस, तो आप सभी जानते हो कि इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ गए हैं। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल टर्म में हम जब रिजल्ट की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं, नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेते हैं अपनी कॉपी चेकिंग का, कि मैं अगर एग्जाम दे करके आई हूँ तो सिंपली मेरा रिजल्ट कब आएगा? जब एग्जाम के पेपर्स चेक हो जाएंगे, उसके बाद फाइनली उसका रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखा ये जा रहा है कि जैसे मैंने कहा लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोगों ने रिटन एग्जाम दिया था और उन लोगों का रिजल्ट आ रहा है। नहीं, रिटन एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन हाँ, इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था। और इलेक्शन फाइट करने के बाद आज फाइनली वो दिन आ गया है कि फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा कि आगे आने वाले 5 सालों के लिए कौन रूल करेगा और कौन अपनी सरकार बनाएगा। तो आखिरकार इस पॉइंट पे तो आ ही जाएंगे। इसके लिए भी एक सेशन लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि फाइनली जीता कौन। लेकिन आज हमें ये जानना है कि ये जो रिजल्ट बना, यानी कि जब हम पेपर दे करके आ रहे हैं तो पेपर देने के बाद जब रिजल्ट प्रिपेयर हुआ तो किस तरीके से प्रिपेयर होता है, वो एक अलग प्रोसेस है। उसी तरीके से जब आपने कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं, यानी कि इलेक्शन में क्या होता है, वोट दिया जाता है। नॉर्मल पेपर में क्या होता है, हम रिटन में लिख करके आ जाते हैं, तो वहां पे रिटन के आधार पे हमें मार्क्स दिया जाता है और हमारा रिजल्ट बनता है। यहाँ पे वोटों के आधार पे क्या किया जाएगा, वोटों की काउंटिंग की जाएगी और फाइनली गवर्नमेंट बनेगी। चलिए ठीक है, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब जैसे मैंने कहा लोकसभा का इलेक्शन है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर लोकसभा के इलेक्शंस की बात की जाए तो लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? तो इस चीज को समझने के लिए इस टर्म में ही आंसर छुपा हुआ है। कैसे? कहा ही जा रहा है लोकसभा यानी कि लोगों का सदन है, यानी कि जो इस सभा में चुन करके आएंगे वो डायरेक्टली कहां से आएंगे, तो वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुन करके आएंगे। यानी कि सिंपल सा आंसर होगा कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे मैंने एग्जाम का स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम अगर कंडक्ट कराना है तो पर्टिकुलरली कोई ना कोई ब्रांच कराएगी। उसी तरीके से जब मैं इलेक्शन की बात करूं तो लोकसभा का जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन किसने कंडक्ट किया, तो लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। यानी कि हमने एग्जाम के बारे में देख लिया, ये एग्जाम था और इस एग्जाम को इनके द्वारा कंडक्ट किया गया था। अब उसी तरीके से ये लोकसभा का इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है और लोकसभा इलेक्शन जब डायरेक्ट हो रहा है यानी कि पब्लिक अपना वोट खुद देने जा रही है अपने मेंबरशिप मतलब अपने मेंबर्स को, यानी कि जो पर्टिकुलरली पार्टी है उस पार्टी को जाकर के पब्लिक वोट करती है। अब उसमें हमने देखा कि इलेक्शन कराएगा कौन, इलेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब आपने ये देखा होगा क्या कि लोकसभा इलेक्शन 2024 व्हेन विल वोट काउंटिंग स्टार्ट टुडे, हाउ दे आर काउंटेड। यानी कि पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मैम ये बताइए कि ठीक है, हमें पता है कि मैक्सिमम वोट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगी और वो फाइनली वो गवर्नमेंट यानी कि वो जो पार्टी रहेगी वो अपना सरकार बनाएंगे। अब ये होगा कि आखिरकार जो वोट्स की काउंटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। नॉर्मल पेपर में अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपने देखा होगा कि स्टेप मार्किंग मिलती है, यानी कि आप मैथ्स के क्वेश्चन अटेंड करके आओगे तो भी आपको स्टेप मार्किंग, अगर गलत हो भी गया लेकिन हाँ अटेंड करने के लिए स्टेप मार्किंग आपको मिल जाती है। यानी कि वहां पे भी मार्किंग का सिस्टम है, यहाँ पे कौन सा मार्किंग का सिस्टम है और कौन है ये मार्क्स देने वाले, तो चलिए फिर इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं 4 जून की बात करूं तो 4 जून यही तो डेट है जिस दिन फाइनली रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, वोट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें तो 2024 का इलेक्शन टोटल कितने फेजेस में हुआ था, तो 7 फेजेस में हुआ था। कितने फेजेस में हुआ था, 7 फेजेस में, यानी कि 7 चरण में ये लोकसभा का इलेक्शन इस बार का हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं कि अब मैंने कहा कि आखिरकार ये इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक कंस्टिट्यूएंसी
कंस्टिट्यूएंसी में जाए और बैठ करके वोटों को काउंट करे, तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पर्सन को अपॉइंट करती है, जिस पर्सन को हम किस नाम से जानते हैं? उस पर्सन को आरओ के नाम से जानते हैं। रिव्यू ऑफिसर नहीं होता है। आरओ का मतलब यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है। क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पर्सन को अपॉइंट करेगी और उन्हें कहेगी कि देखो, आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी में जो वोट्स हुए हैं उनको काउंट करवाना है। यानी कि किसको अपॉइंट किया गया? तो आप आरओ को अपॉइंट किया गया, जिन्हें हम रिटर्निंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और ये ऑफिसर जनरली कौन होते हैं? तो ये ऑफिसर होते हैं डीएम। कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अब ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार ये जो वोट की काउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसके ऊपर दी जाती है और सुपरविजन किसका होता है? तो वो आरओ का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़िएगा तो आप देखोगे कि आपने एआरओ भी सुना होगा। क्या? एआरओ भी सुना होगा। तो जब मैं एआरओ की बात कर रही हूं, ये कौन है? तो ये है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, अब ये इनका काम क्या है? इनका काम तब आता है जब जो आरओ है उनको मोर देन वन कंस्टिट्यूएंसी दे दिया जाता है। क्या? मोर देन वन कंस्टिट्यूएंसी दे दिया जाता है। यानी कि जब आप लोकसभा इलेक्शन के बारे में पढ़िएगा तो आप देखोगे कि टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। तो हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया जाता है? आरओ को अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी को अगर एक ही पर्सन को दे दिया जाए, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया जाए, तो असिस्ट करने के लिए एआरओ को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे जो उनका हेल्प करेंगे। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सुपरविजन किसका? आरओ का, और साथ ही साथ हेल्प किसका? एआरओ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ठीक है ये लोग करेंगे, लेकिन काउंटिंग कहाँ होगी? है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि काउंटिंग कहाँ होगी? अपने अपने घर में तो करेंगे नहीं, तो घर में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो काउंटिंग जो होती है वो पर्टिकुलरली काउंटिंग रूम्स में होती है। कहाँ होती है? काउंटिंग रूम्स में होती है। और हाँ, इसका जो प्लेस डिसाइड किया जाता है, ये प्लेस का डिसीजन भी किसका होता है? तो प्लेस का डिसीजन होता है आपके रिटर्निंग ऑफिसर का। किसका? रिटर्निंग ऑफिसर का। यानी कि पोल के एक हफ्ते पहले ही, 1 वीक अर्लियर पहले ही, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बता देती है कि हम कहां पे फाइनली इन वोटों की काउंटिंग करने वाले हैं। वहां पे काउंटिंग रूम्स रहेंगे और काउंटिंग रूम्स में एक टेबल लगा दिया जाएगा। यानी कि जो एक टेबल पे कितने लोग रहेंगे? तो एक टेबल पे अराउंड 4 पर्सन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ईवीएम लाया जाएगा वो समझिए कि जैसे पेपर हो रहा है ना, तो पेपर को काउंट करना है तो आप क्या कीजिएगा? कुछ टीचर्स को, मतलब एक टीचर है उनको बोल दिया कि चलो 10 पेपर आप काउंट कर लो या फिर चेक कर लो, 10 पेपर आप कर लो, 10 पेपर आप कर लो। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो ईवीएम आया है उस ईवीएम को फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा काउंटिंग रूम में, और फाइनली एक एक टेबल पे 4 पर्सन रहते हैं। और जब 4 पर्सन रह रहे हैं, इसका मतलब अब ये 4 पर्सन में कौन है? तो पहले है काउंटिंग सुपरवाइजर, दूसरे पर्सन है काउंटिंग असिस्टेंट, तीसरे पर्सन है काउंटिंग स्टाफ, और फोर्थ है आपके माइक्रो ऑब्जर्वर। जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं वो पर्टिकुलरली उनका काम ये रहता है कि जो वोट की काउंटिंग हो रही है वो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं, ये चेक करना माइक्रो ऑब्जर्वर का काम होता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि मैम हम ये देख रहे हैं, ये समझ में आया कि ये 4 पर्सन यहाँ पे वो हैं, लेकिन ये लोग कौन है ना, ये लोग पीछे से क्या कर रहे हैं? तो ये लोग हैं काउंटिंग एजेंट्स। कौन है? काउंटिंग एजेंट्स। अब ये नया टर्म आपको सुनने को मिला कि अब ये काउंटिंग एजेंट कौन है? तो ये जो काउंटिंग एजेंट होते हैं ये पर्टिकुलरली पार्टी के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? पार्टी के मेंबर होते हैं। यानी कि पार्टी क्या करती है, मतलब पार्टी का क्या रहता है? पार्टी ये करती है कि एक पर्सन को एज अ काउंटिंग एजेंट के तौर पे भेज देगी। वो कहेगी कि देखना, ये जो कंट्रोलिंग यूनिट है ना, जिसमें से फाइनली इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक पार्टी को इतना वोट मिला हुआ है, इस कैंडिडेट को इतना वोट मिला हुआ है, नोटा में इतना वोट गया हुआ है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आप देखोगे, और जब ये ऑफिसर्स इसको नोट करते हैं, यानी कि जो कंट्रोलिंग यूनिट होता है उसी में टोटल डिटेल्स रहता है। ठीक है, आगे मैं
इसकी पिक भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये शो करता है। यानी कि यहाँ पे डिटेल्स आपको CU में मिल जाएगा। ये डिटेल्स क्या करेंगे, ये डिटेल्स ये जो आपके काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको दिखाया जाता है कि देखिए आपके पार्टी को इतना वोट मिला हुआ है, नोटा में इतने वोट गए हैं, बाकी पार्टीज को इतने वोट दिए गए हैं। और इसी को कहाँ लिखा जाता है, इसको फॉर्म नंबर 17C में लिखा जाता है। कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, फॉर्म नंबर 17C में लिखा जाता है। यानी कि फॉर्म में लिखने के दौरान पहले ही कंफर्मेशन ये जो पार्टी के जो एजेंट्स रहते हैं उनसे कंफर्म करा लिया जाता है कि एक बार आप भी देख लीजिए जो इस मशीन में दिख रहा है वही चीज हम इस फॉर्म में भी लिख रहे हैं। यानी कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनका काम क्या है और इनका काम क्या है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि अब वोटिंग काउंट कहां होगा, ये भी आपने देख लिया। आगे बढ़ोगे तो आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि फाइनली ये बताइए कि वोटिंग काउंट में कौन कौन से वोट काउंट होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना कि कौन कौन से वोट काउंट होते हैं। तो जनरली दो टाइप के वोट दिए जाते हैं। एक जो वोट है वो कौन सा है, एक है आपका पोस्टल बैलेट और दूसरा वोट जो है जो कि आप सभी जानते हो तो वो है आपका ईवीएम वोट। यानी कि मैं लोकसभा इलेक्शन में गई, मैं एज अ वोटर में गई और मैंने इलेक्शन में जाकर के मैंने ईवीएम प्रेस किया और फाइनली एक कैंडिडेट को वोट दे दिया। यानी कि मेरा जो वोटिंग का जो रिकॉर्ड है वो ईवीएम में स्टोर हो चुका है, राइट। आपने वीवीपैट मशीन का भी नाम सुना होगा। आप साइड में देखते हो कि जैसे आपने बटन दबाया वैसे ही उस कैंडिडेट जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया उस कैंडिडेट के नाम की पर्ची वहां साइड में निकल जाती है, राइट। यानी कि वो भी सेफ ही रहता है, वो आपको मिलती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा। यानी कि एक हुआ जहां पे पर्सन खुद पोलिंग बूथ पे जा करके क्या कर रहा है, वोट दे रहा है। लेकिन हाँ, ये तो समझ आया कि चलो ठीक है हम गए थे और हमने वोट दिया, वो ईवीएम मशीन में हमने वोट दिया। लेकिन ये क्या है, पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट इंट्रोड्यूस किया गया था पर्टिकुलरली उन पर्सन के लिए जो लोग वोटिंग के दौरान प्रेजेंट नहीं है, वोटिंग के दौरान प्रेजेंट नहीं है और फिर भी ये वोट कर सकते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन क्या ये हम लोगों के लिए भी अवेलेबल है? नहीं। कौन से ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं और पोस्टल बैलेट के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा अपना वोट पहुंचा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? तो वो पर्सन है 18+ 80+, यानी कि जिनका वर्ष 80 साल से भी ज्यादा हो चुका है, जो एबल नहीं है कि वो जा करके पोलिंग बूथ पे खड़े होकर के अपना वोट दे पाए, वो लोग वोट दे सकते हैं इसके द्वारा। दूसरे, आपने एनआरआई का नाम सुना होगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। आपने सुना होगा कि उनकी शादी एनआरआई के साथ हुई, तो ओवरऑल उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट हाँ, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब कि ये अभी भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भारत के नागरिक है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपके पास वोट देने का भी अधिकार है। तो जो एनआरआईज है वो भी इसका यूज करके अपना वोट देते हैं। नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट याद रखिएगा जो सर्विस में है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। यानी कि इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो पर्सन अपने सर्विस में यानी कि पब्लिक सर्विस में है। आप समझिए कि मैंने कहा कि जैसे बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान कहाँ पे हैं, बॉर्डर के पास। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उनसे ये कहा जाए कि देखिए आपके कंस्टिट्यूएंसी में वोट दिया जा रहा है, तो आप वोट देने नहीं जाएंगे क्या? आपका बताइए इतना इंपॉर्टेंट राइट आपसे छीना जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं, उनसे कोई राइट नहीं छीना जा रहा है, उनके पास भी ये राइट है कि वो वोट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि वो उस टाइम पे पोलिंग बूथ में नहीं जा सकते, लेकिन वहां रह करके भी वो पोस्टल बैलेट के द्वारा, डाक बैलेट के द्वारा फाइनली वो अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि हाँ मैं भी इंडिया का सिटीजन हूं, मैं भी भारत का नागरिक हूं। लेकिन वहां जाने की वजह से यानी कि मुझे मेरी सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो सर्विस जब मैं प्रोवाइड कर रहा था तो उस टाइम पे मेरी एब्सेंटी की वजह से यहां वोट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने बैलेट के द्वारा क्या किया, यानी कि पोस्टल बैलेट के द्वारा मैंने अपना वोट पोस्ट कर दिया। अब दो टाइप के वोट आपने देखे, क्या, ईवीएम वाला और दूसरा पोस्टल बैलेट। अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम ये पोस्टल बैलेट हो गया और ये ईवीएम वाला तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये भी बैलेट सिस्टम ही है। ईवीएम वाला मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या कि दो वोट्स आ गए, है ना। यानी कि समझिए कि मार्किंग्स तो हो गई है, लेकिन अब काउंट किसको किया जाएगा, है ना। समझिए कि कॉपी चेकिंग हो गई है, कॉपी चेकिंग होने के बाद हम देखते हैं राइट देखना पड़ता है, रॉन्ग देखना पड़ता है। अब इसी तरीके से कि जब आपके पास दो टाइप के वोट्स हैं तो आप काउंट किसको सबसे पहले कीजिएगा, तो इस चीज को भी नोट रखिए कि
पहले जो हुआ करता था 2019 के पहले, सबसे पहले किसको काउंट किया जाता था? पोस्टल बैलेट को। किसको? पोस्टल बैलेट को। यानी कि जो पोस्ट से जो वोट आए हुए हैं उसको पहले कैलकुलेट कर लिया जाता था, और उसको कैलकुलेट करने के 30 मिनट बाद, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के 30 मिनट बाद क्या किया जाता था? 30 मिनट बाद जो ईवीएम के वोट्स थे उसको कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन ये कब था? बिफोर 2019, यानी कि बिफोर 2019। आफ्टर क्या हो गया? आफ्टर ये हुआ कि 2019 के बाद एक नया प्रोविजन लाया गया, और नए प्रोविजन में एक चीज ऐड कर दी गई कि अब मैंडेटरी नहीं है कि सबसे पहले आप पोस्टल बैलेट ओपन करें या फिर आप ईवीएम ओपन करें। आप चाहे तो पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग कर सकते हैं पहले, या फिर ईवीएम में जो वोट्स पड़े हुए हैं उसकी भी काउंटिंग आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ये चीजें भी क्लियर हो गई होगी कि दोनों वोट्स को लेकर के किस तरीके से काउंट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब चलिए पोस्टल वाला तो नॉर्मली काउंट हो जाएगा, लेकिन ईवीएम यानी कि जिसमें हमने फाइनली अपना वोट दिया था, वहां की काउंटिंग कैसे की जाती है? अब वहां की काउंटिंग के लिए आप पहुंचिएगा कहां? कंट्रोलिंग यूनिट पे। चलो आगे बढ़ो, जो कि मैंने आपको कहा था क्या कि ये है कंट्रोलिंग यूनिट, ठीक है, यानी कि ये है CU, ठीक है, और इसे कहा जाएगा बैलेट यूनिट। क्या कहा जाएगा? बैलेट यूनिट। अब इसी बैलेट यूनिट पे, यानी कि आपने ईवीएम में जो भी कैंडिडेट को आपको वोट करना था, आपने वो बटन प्रेस किया, फाइनली आपका काम वही हो गया। लेकिन हर एक ईवीएम में क्या लगा हुआ है? ये बैलेट यूनिट्स लगे हुए हैं, जो फाइनली कैलकुलेट करके ये बताएगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हुए हैं। मान लेते हैं कि A कैंडिडेट है, B कैंडिडेट है, C कैंडिडेट है, D कैंडिडेट है, तो मान लेते हैं A में बताया जा रहा है 30 वोट मिला हुआ है, B में 50 वोट मिला हुआ है, एंड सो ऑन। यानी कि ये जो डिटेल्स है ये पर्टिकुलरली आपको इस मशीन में देखने को मिल जाएगा। अब यही डिटेल वो जो काउंटिंग एजेंट्स हुआ करते थे, जो कि कहां बैठे हुए हैं? देखो यहां पे, है ना, देखो यहाँ पे यही जो डिटेल्स है इनको दिखाना पड़ता है कि देख लो तुम्हारे पार्टी को बस इतना ही वोट मिला हुआ है। बाद में नहीं बोलना कि ईवीएम हैक हो गया, बाद में ये मत बोलना कि हमने गलत काउंटिंग कर दी। यानी कि कंफर्मेशन के लिए ये लोग खुद वहां पे बैठे हुए, क्योंकि पार्टी इन्हें खुद भेजती है। तो ऐसे कैलकुलेशन होने के बाद फाइनली इनको क्या कर दिया जाता है? फाइनली इसको फॉर्म 17C में फिल कर दिया जाता है। अब ये तो रहा, मैंने कहा ये एक कंस्टिट्यूएंसी का, लेकिन और एक कंस्टिट्यूएंसी में जो कि आपने अलग अलग टेबल्स पे आपने सबको बांट दिया था ना कि तुम इतने कर लो, तुम इतने कर लो, तुम इतने कर लो, यानी कि टोटल कंस्टिट्यूएंसी का डील हो गया। अब ये टोटल कंस्टिट्यूएंसी का जो फॉर्म 17C में जो हमने फिल किया है, इसको टोटल कैलकुलेट कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर फाइनली कैलकुलेट करके इसको सबमिट कर देगा कि हाँ इस पार्टी को इतना वोट मिला हुआ है। और उस वोट के बारे में जब हम बात करें कि फाइनली मैम अगर 543 कंस्टिट्यूएंसी है तो हमें सरकार बनाने के लिए कितनी बहुमत चाहिए, तो जनरली आप लोकसभा के इलेक्शन में आप देखिएगा कि जो भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो पार्टी रूल करती है और अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन हाँ, जैसे कि आज के रिजल्ट में आपको पता ही चल गया होगा, कहीं ऐसा कंडीशन हो जाए कि बहुमत ना मिले। बहुमत, अब बहुमत क्या है? तो बहुमत है 272 सीट, यानी कि बहुमत नहीं मिला एक पर्टिकुलर पार्टी को, तब होगा क्या? तब यही कि गठबंधन में आपको सरकार बनानी पड़ेगी। अब गठबंधन में सरकार कैसे बनेगी, तो इस चीज को लेकर के नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी। यानी कि मिनिमम अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो अगर आपके पास बहुमत आ गया, इसका मतलब आपको दूसरे पार्टी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुमत नहीं आया तो वही एक गवर्नमेंट का नाम आप जानते हो जिसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गठबंधन वाली सरकार बनती है। उसको हम फर्दर किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। अब एक चीज आ जाएगा क्या कि मैम ठीक है, लेकिन हमने जब वोट दिया था ना, जब हमने इस बटन को प्रेस किया था तो हमने ये देखा था कि वो जिस कैंडिडेट को हमने वोट दिया था वो फाइनली उसके नाम का स्लिप यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि निकल के जा रही है। तो अब एक चीज हो सकता है, तो फिर इसका क्या काम? तो आप इसको नोट कीजिए कि एक तो जो आपकी कंट्रोलिंग और जो बैलेट यूनिट थी उसमें तो आपने वो डिटेल्स देख ही लिया, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है? क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसको बाद में काउंट किया जाता है। देखा जाता है कि जो हमने पहले कैलकुलेट किया था बैलेट यूनिट से,
क्या वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है? जब वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब आपका जो डेटा है वो बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, राइट? तो ये क्या रहा, ये टोटल आपने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बता ही दिया कि 272 अगर आपको सीट मिल गई, दैट इज आप कैपेबल हो कि आप अपनी सरकार खुद बना सकते हैं, ठीक है? तो आज जो था वो टोटल मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से वोटिंग को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट अगर फॉर्म हो गई तो ठीक है, यानी कि 272 सीट मिल गई तो ठीक है, लेकिन अगर 272 सीट नहीं मिली तब क्या किया जाएगा, तो आगे के सेशन में हम इसके बारे में डील करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, तो बिल्कुल आप इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स पे लिंक है, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़े सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर पीपीडीटी सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। जीटीओ की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग by retired Air Force pilot, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT, GPE, GD lecturate, OIR practice और Chief SSB mentor sir शिशिर दीक्षित के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी इंटरव्यू बैच में।